वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये किस तरह काम करती है, इसके बेसिक नेटवर्क एलिमेंट्स क्या क्या हैं और इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिस तरह डिजिटल वॉलेट हो गया या ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गया, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। ओके जनाब, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे academy-khi.com की वेबसाइट पे जाएं और इस जगह पे देखें अपना नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको लिख के सबमिट करवा दिएगा। और फेसबुक का भी पेज मौजूद है, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसमें फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूंगा बाय मेल या बाय फेसबुक आप तक पहुंच जाएगी। ओके जनाब, अब हम वीडियो की जानिब मूव करते हैं। क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई कौन सी करेंसी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसमें ट्रेडिंग करनी है, किसमें नहीं करनी है। जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बेसिक थ्योरी है या इसके टॉपिक या इसके स्ट्रक्चर से मुताल्लिक है। हम इस टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, हम इस करेंसी को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके जनाब, इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हमें जिन बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा, इसमें हमारा पहला टारगेट ये है कि हम पहले ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे, माइनिंग देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे, वॉलेट को देखेंगे हम लोग, इसके नेटवर्क रोल्स को देखेंगे, इसके मुख्तलिफ फीचर्स को देखेंगे और फिर आखिर में हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है जनाब? क्रिप्टोग्राफी ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप डेटा को इस तरह सिक्योर करते हैं मुख्तलिफ मैथमेटिकल मेथड्स के ज़रिए और मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के ज़रिए, कंप्यूटर कैलकुलेशंस के ज़रिए मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स में अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार अप्लाई करते हैं। डेटा को इस तरह एन्क्रिप्ट कर देते हैं कि बीच में अगर उस डेटा की कॉपी कोई बंदा हैक कर ले और उसको पढ़ने की कोशिश करे तो उसको डेटा समझ में ना आए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से एक जगह से डेटा किसी दूसरी जगह पर भेजना है और मैं चाहता हूँ बीच में उसको कोई ना पढ़े, तो मैं बीच में क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इस डेटा की फॉर्मेशन को चेंज कर दूंगा ताकि अगले एंड पे ही जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा और वहाँ पे उसको डिकोड कर लिया जाएगा, तो फिर उसको पढ़ सकते हैं आप। अदरवाइज सेंडर और रिसीवर के अलावा बीच में कोई थर्ड बंदा इस कॉपी को बीच में से ले ले तो इस कॉपी को पढ़ने का कोई फायदा ना हो। तो इसी टेक्निक को, ऐसे मेथड को जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे मेथड को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ओके, क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। क्या होता है? सेंट्रलाइज नेटवर्क वो होता है जिसके सेंटर में एक बॉस बैठा हुआ हो, तमाम नोड को कंट्रोल कर रहा हो, तमाम नोड्स को ऑर्डर दे रहा हो, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हम उस नेटवर्क को कहते हैं जिसमें हर बॉस अपने अपने एरियाज को कंट्रोल कर रहा है लेकिन बीच में कोई सेंट्रल बॉस नहीं है। तमाम नोड्स एक बॉस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि अपने अलग अलग बॉसेस को रिस्पॉन्सिबल है, यानी कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ओके, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जिसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बीच के किसी कंट्रोलिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले दो नेटवर्क के अंदर कॉन्सेप्ट था लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हर नोड अपने आप को खुद कंट्रोल करेगी, हर नोड अपना बॉस खुद है, हर नोड के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको पता है क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना, यानी हर चीज वो खुद कंट्रोल कर सकती है। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो आज की जो क्रिप्टो करेंसी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम करती है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको मिल गए। थर्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, क्योंकि करेंसी की बात करेंगे तो हम बैंकिंग सिस्टम पे बात करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आजकल का सेटअप है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। उसमें देखिए हमारे पास एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, सी है, डी है। इन चारों बैंकों ने अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, मिसाल के तौर ए बैंक का कोई यूजर है बी बैंक के यूजर से कोई पैसा लेना चाहता है, तो यहाँ पे इसके यूजर ने इसको यूजर को चेक दिया, इन्होंने अपने बैंक में जमा करवा दिया। ये चेक जो है डायरेक्ट इस बैंक के पास नहीं आएगा बल्कि सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, वहां से क्लियर होगा और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, फिर यहाँ से इसको पैसे की डिलीवरी हो जाएगी। तो यानी सेंट्रल बैंक जो है तमाम ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर रहा है। सेंट्रल बैंक के पास तमाम बैंकों के अकाउंट होल्डर का डेटा मौजूद है, वो उसको चेक कर सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है, उस पर टैक्सेस लगा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, सब कुछ वो चेक कर सकता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड या ब्लॉकचेन अप्रोच क्या कहता है कि भाई हर बैंक को, एक बैंक ए है, बी है, सी है, डी है, हर बैंक के अंदर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस तरह जमा कर दी जाएं कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क बना दिया जाए, पूरा कंप्यूटर का डेटाबेस बना दिया जाए और वो डेटाबेस क्या करे, इसका अपना रिकॉर्ड भी रखे, इस बैंक का भी रखे, इस बैंक का भी रखे, इस बैंक का भी रखे। इसी तरह हर बैंक अपना अपना एक डेटाबेस बनाए, हर बैंक अपना अपना भी रिकॉर्ड रखे, दूसरे जितने बैंक उस कंट्री में मौजूद है सबका रिकॉर्ड अपने पास रखे। इससे फायदा क्या होगा कि भाई अगर इस बैंक के पास कोई चेक आया बैंक बी के लिए, तो ये क्या करेगा, चेक बजाय इसको भेजे वहां से पैसे मंगवाइए, अपने पास चेक कर लेगा, अपने पास वेरीफाई कर लेगा, यहीं से ट्रांजेक्शन कर लेगा और बाद में आपस में डेटा ये लोग एक्सचेंज कर लेंगे, इंफॉर्मेशन को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
तो आपस में ये लोग एक दूसरे को अपडेट भी करते रहेंगे। इस तरह क्या हुआ, हर बैंक को किसी सेंट्रल बैंक की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बैंक जो है अपने आप को खुद ही मेंटेन कर लेगा, अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेगा, और जो भी अपडेट होगी बकिया नेटवर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सबके पास वो अपडेट पहुंच जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन अप्रोच, या जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। ओके, अब हम ब्लॉकचेन अप्रोच पे बात करते हैं। ब्लॉकचेन अप्रोच पे बात करने से पहले एक सेकेंड, जी जनाब, ब्लॉकचेन अप्रोच पे हम बात करेंगे। ब्लॉकचेन अप्रोच की जो थ्योरी जो है ये 1991 में पेश की गई। इट इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये अब थ्योरी क्या कहती है कि भाई आपने जितना भी डेटाबेस है इसको किसी एक जगह पे सेंट्रल जगह पे नहीं रखना, बल्कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करके उस नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना सबके पास रख देना है। हर नोड जो है, यानी एक कंप्यूटर जो एक नोड कहलाएगा, सही है ना, जितने भी नोड हैं तमाम नोड्स का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। तो इस तरह फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए सेंट्रल बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको नुकसान क्या होगा, आपको नुकसान ये होगा कि आपके पास इतना पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए जो कि उसमें इतनी स्पेस हो और उसके साथ इतनी हाई इंटरनेट की बैंडविड्थ कनेक्टेड हो कि वो इतने सारे डेटा को अप एंड डाउन कर सके और अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर सके। ओके, इट मेंटेन्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड, इट कंट्रोल्स द सेकंड यूज ऑफ कॉइन। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ से लेके यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है, इसके पास कोई पैसे हैं, डिजिटल करेंसी इसके पास मौजूद है, तो ये क्या करेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ होगी तो वो सारी की सारी पूरे नेटवर्क में अपडेट हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर इसके पास 5 कॉइन थे, उसने खर्च कर लिए यहाँ पे, तो तमाम नेटवर्क को पता चल गया कि भाई अब इसके पास कोई कॉइन नहीं बचे। अब अगर ये कहीं से कॉइन लाने की कोशिश कर रहा है या कोई परचेजिंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई गलत काम कर रहा है। ओके, तो सब अपडेट हो जाएंगे। तो यानी हर बैंक के पास, हर नोड के पास सारी की सारी अपडेट्स मौजूद हैं। अब इनको कौन अपडेट करेगा, किस तरह करेगा, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये हम आने वाली वीडियो में यानी अगली स्लाइड्स के अंदर हम इसको काफी डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क देख लिया, आपने जो है क्रिप्टोग्राफी देख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। करेंसी क्या होती है, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। कोई भी दो पार्टीज आपस में कोई चीज लेन देन करना चाहते हैं, वहां पे पैसे यूज करते हैं, हम करेंसी कहते हैं। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी भी जस्ट लाइक ए करेंसी है, लेकिन ये एक डिजिटल करेंसी है। इसकी फिजिकली कोई वैल्यू नहीं रखती। ये इंटरनेट पे मौजूद डेटा का नाम है, इंटरनेट में मौजूद फाइल्स का नाम है, इंटरनेट में मौजूद कोड्स का नाम है, जिनकी एक मखसूस वैल्यू है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि भाई इंटरनेट पे जितना भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, मिसाल कोई मूवी मूव करे तो बेसिकली मूवी नहीं है, उसके पीछे भी एक मखसूस कोड्स या मखसूस डेटा मौजूद है, सही है। या इंटरनेट पे कोई बुक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, तो वो बेसिकली बुक नहीं है, वो बेसिकली पीछे क्या है, कोड है, डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, सही है। तो ये करेंसी जो है ये बेसिकली करेंसी नहीं है, वो उसके ऊपर वो एक कोड का बंच ऑफ कोड है, वो एक डेटा का बंडल है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आजकल अगर मैं एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक करेंसी का नाम है बिटकॉइन, उस कॉइन की वैल्यू इतनी है कि वो आज आई थिंक कई $1000 के इक्वल एक कॉइन है वो। तो यानी वो भी बेसिकली वो एक बंच ऑफ कोड है, वो बंच ऑफ डेटा है वो, सही है ना। तो उसको कोई भी हैक कर सकता है, उसको कोई भी चुरा सकता है, उसको कोई भी लॉस हो सकता है, सही है। उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन कर सकता है, तो उस जैसे कई बैठे बैठे कई दूसरे कोड जनरेट कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए उसके अंदर क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। और क्रिप्टोग्राफी को हल्की फुल्की नहीं, तो बहुत ही हाई लेवल की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की जाती है और हाई लेवल के कंप्यूटर एल्गोरिथम इस्तेमाल किए जाते हैं। इतने हाई लेवल के होते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स के कई सेट चाहिए होते हैं। कई लोगों ने जो क्रिप्टोग्राफी के इन एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े कंप्यूटर फार्म लगाए हुए होते हैं, यानी कि एक बड़े बड़े हॉल लिए होते हैं जिसमें 500,000 कंप्यूटर मशीन लगी हुई होती हैं, जो इनका काम ही होता है इन्हीं कोड्स को सॉल्व करना। अब उनको क्या फायदा होता है इस टाइप की हरकतें करने का, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको मतलब कि आगे मैं थोड़ी देर में आपको काफी डिटेल से काफी चीजें बताऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या करता है भाई, करेंसी की ट्रांजेक्शन करता है, नंबर 1 क्रिप्टोग्राफी के जरिए। नंबर 2 ये नई आने वाली करेंसी को कंट्रोल भी करता है। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को भी कंट्रोल करता है, नंबर 1। नंबर 2 अपने अंदर जो नए यूनिट्स को जनरेट भी कर रहा होता है, क्योंकि फिजिकल नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रुपया पैसा कौन जनरेट कर रहा होता है, स्टेट बैंक जो है ना हार्ड नोट आपको जनरेट करके दे रहा होता है। हर ईद के मौके पर जो है नए नए नोट छाप के आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होते हैं।
फ्री में नहीं, मतलब किसी सर्विसेज के एवज आपको दिए जा रहे होते हैं, लेकिन बाहर जनरेट कौन कर रहा होता है, वो स्टेट बैंक कर रहा होता है। तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी जनरेट हो रही होती है और किसी सर्विसेज के अगेंस्ट में जनरेट हो रही होती है, लेकिन इसको जनरेट किस तरह किया जाता है, ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक की मदद से ही किया जाता है, ताकि वो करेंसी जब जनरेट हो तो वो सिक्योर्ड भी रहे। ऐसा ना हो कि जनरेट हुई और चोरी हो गई और कोई भी ले ले उसको और उसकी वैल्यू जो हज़ारों डॉलर के इक्वल है, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ये। तो पहली क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई थी वो 2009 के अंदर बिटकॉइन के नाम से हुई थी। और क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क काम किस तरह करता है? क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क में काम करने के लिए बेसिकली 3 रोल होते हैं। एक होता है सिंपल यूजर, एक होता है फुल नोड और एक होता है क्रिप्टो माइनिंग नोड। मैं अभी आपको बताता हूं। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि जनाब ये वाला जो है सिंपल यूजर है, एक सबसे छोटा बी ये वाला है और ये वाला है। कितने बी छोटे हैं इसमें? 1 2 3। स्टार्टिंग के 3 बी को हम कहते हैं ये वाले जो हैं ये सिंपल यूजर हैं, सही है ना। अभी क्या है ये आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद दूसरा था फुल नोड। बकिया जितने भी बी हैं 1 2 3 4 5 6 ये बी जो है फुल नोड हैं। और 1 2 3 और ये 4 ये हैं माइनिंग नोड, सही है। अब इन तीनों का काम क्या है? एक है सिंपल नोड, एक है फुल नोड, एक होता है माइनिंग नोड। इनका काम क्या है अब पढ़ते हैं इसको हम, फिर इसको आपको काफी डिटेल के साथ में समझाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट अ डेटाबेस दैट इज मेंटेन अक्रॉस अ नेटवर्क। क्रिप्टो करेंसी जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम कर रही होती है। इसका काम क्या होता है कि भाई सारे डेटाबेस को हर नोड के पास डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाए। दिस नेटवर्क इंश्योर्स दैट द करेंसी इज नॉट यूज ट्वाइस। भाई सब हर नेटवर्क के पास सारी करेंसी की अपडेट होगी, तो कोई भी एक करेंसी को 2 मरतबा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। The blockchain is run by the miners of the network। ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ये इसको इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉकचेन नेटवर्क कहते हैं। इसको रन कौन कर रहा होता है? इसको जो बड़ी नोड है ना, ये 1 2 3 4, इन्हें हम कहेंगे ये कंप्यूटर माइनिंग मशीन है। ये माइनिंग मशीन है, ये माइनिंग करेंसी माइनिंग इक्विपमेंट है ये, या इनको माइनर्स कह लें सिंपल। तो ये जो है ये इस कंप्यूटर को, इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद जबकि फुल नोड जो होती है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये फुल नोड है। ये फुल नोड जो होती है कंप्यूटर पूरे नेटवर्क कंट्रोल नहीं कर रही होती, बल्कि माइनिंग से जो अपडेट्स आ रही थी अपने पास स्टोर करके रखती हैं, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको वेरीफाई कर सकें ये। ओके, एंड अच्छा, हु वेरीफाइज द ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी। ये जो होते हैं ये 1 2 3 4 ये माइनिंग नेटवर्क है। ये क्या करते हैं? क्रिप्टोग्राफी की मदद से जो है इस पूरे नेटवर्क पे होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं और वहां से डेटा कोड जनरेट करके सबको अपडेट करते हैं कि भाई फला बंदे ने फला बंदे से कोई ट्रांजैक्शन की, उसके बदले में उसने उसको इतने कॉइन दे दिए हैं, तुम अपडेट कर लो, उसके पास से माइनस हो गए, उसके पास जमा हो गए। तो ये तमाम नोड यहाँ से अपडेट लेती हैं इन माइनिंग नोड से, सही है। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन इज एडिड टू द डेटाबेस, यानी इन तमाम जो फुल नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन फुल नोड्स के पास तमाम के तमाम डेटाबेस जो है अपडेट हो जाता है। द डेटाबेस कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए सिंगल करेंसी यूनिट। हर करेंसी यूनिट की ट्रांजैक्शन होगी तो पूरा नोड, पूरा नेटवर्क जो है उसमें जितनी भी फुल नोड जो है सारी की सारी अपडेट होंगी और जितनी माइनिंग नोड है वो भी सारी की सारी एक दूसरे को अपडेट करेंगी। ओके, अब हम बात करते हैं ये नेटवर्क काम किस तरह करता है। देखें, मिसाल के तौर पे एक सिंपल यूजर है। सिंपल यूजर क्या होता है, फुल नोड क्या होती है और माइनिंग नोड क्या होती है, इसको पहले हम इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। सिंपल यूजर क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप हैं, आप इस करेंसी के नेटवर्क में आना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप फुल नोड बन जाएं या आप सिंपल यूजर बन जाएं। जब सिंपल यूजर आप बनते हैं तो आपको ये बोल रहा है कि भाई वांट टू बी अ फुल नोड, आप फुल नोड बनना चाहते हैं। अगर आप यस बोलोगे तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, नो बोलोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे होगा तो भाई आप कोई डाउनलोड सॉफ्टवेयर करो, वॉलेट सॉफ्टवेयर करोगे। वॉलेट क्या होता है, जहाँ पे आपने डिजिटल करेंसी रखनी होती है, तो वॉलेट का एड्रेस क्रिएट करोगे, यानी एक की क्रिएट करोगे, उस की को अपने दिमाग में रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, वो वॉलेट की आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके जरिए आपका वॉलेट खुलेगा। वॉलेट खुलने के बाद अगर आपने माइनिंग करनी है यस तो इधर जाओगे, नहीं करनी तो आप सिंपल जो है वॉलेट के अंदर जो करेंसी है उससे परचेजिंग करो, उससे एंजॉय करो, सही है ना। आपने भी सिंपल यूजर क्या होता है वो इस रास्ते पे चलता है, नो पे इधर आता है, फिर नो वो इधर आके अपने आराम से यूज करता है, उसको नहीं पता पीछे माइनिंग क्या हो रही है, पीछे कहानियां क्या हो रही है, तो सिंपल यूजर ही हो गया, उसको तो भूल जाओ अभी। देखो अब हम बात करते हैं फुल नोड की, जो बीच वाला है, सही है। फुल नोड का काम करता है, भाई आप फुल नोड बनना चाहते हैं, यस।
फुल नोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक हाई पावर की कंप्यूटिंग मशीन होनी चाहिए। आपको एक सेकेंड होल्ड करें जरा। आपके पास एक हाई पावर की कंप्यूटिंग मशीन होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास बहुत ही हैवी किस्म का आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, प्लस आपके पास हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन हो जाइए, फिर आप फुल नोड बन सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोर क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना वॉलेट खुद क्रिएट करोगे। यहाँ पे देखो सिंपल नेटवर्क में क्या था, इसने वॉलेट जो है डाउनलोड किया था किसी थर्ड पार्टी से लिया था, यानी किसी फुल नोड से ले लिया था इसने। यानी आप यहाँ पे अपना वॉलेट फुल वॉलेट आप अपना वॉलेट खुद क्रिएट कर रहे हो, जबकि ये वाला सिंपल वाला जो है इसने बोला था कि भाई मेरे पास कोई मशीन नहीं, मैंने तो सिंपल यूज़ करना है खाली, तो इसने थर्ड पार्टी से अपना वॉलेट परचेज कर लिया। वॉलेट परचेज करने वहाँ पे अपने पैसे रख लिए, लेकिन यहाँ पे अपना वॉलेट आप खुद क्रिएट कर रहे हो। खुद क्रिएट करने के बाद आप नेटवर्क में अटैच हो गए। नेटवर्क में अटैच होने के बाद जो नेटवर्क पे अपडेट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजेक्शन हुई, सारी अपडेट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखोगे तो आप फुल नोड बन गए हो। यानी आप जो है इन बड़े कंप्यूटर्स में आ गए हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन बाहर वाले बड़े बड़े कंप्यूटर्स में आप आ गए हो। सही है ना, आप फुल नोड बन गए हो। फुल नोड का काम क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं उनकी जो अपडेट्स माइनिंग नोड से आ रही होती है वो अपने पास रखती है, अपने पास अपडेट करके रखती है और उसको बाद में क्रॉस चेक करती है ट्रांजेक्शन के वक्त। यानी पूरे नेटवर्क के डेटाबेस की कॉपी आपके पास हो गई है। अच्छा भाई, तो अब आप माइनिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? आपने कहा नहीं करना चाहता तो आप बाहर निकल गए। सही है ना, तो अब आप जो है सिंपल एक फुल नोड बने हुए हो और वहां पे जो है आपके पास अपना वॉलेट मौजूद है, अपनी करेंसी मौजूद है, आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, फुल नोड बने हुए हो और वैलिडेट कर रहे हो। सही है, सारा काम आपने अपना वॉलेट खुद क्रिएट किया हुआ, किसी बंदे को पैसे नहीं दे रहे, आपने अपना सेटअप लगा के अपना वॉलेट क्रिएट कर लिया, आपके हाई पावर मशीन है। ओके, यहाँ बात खत्म हो गई। लेकिन आप चाहते हो माइनिंग भी करो। आप जो माइनिंग करो ना, माइनिंग करना चाहते हो, यस, तो माइनिंग करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये बंदा भी माइनिंग करना चाहता है तो यस, तो आपको माइनिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। माइनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का हार्डवेयर चाहिए। आजकल जो हार्डवेयर आ रहा है, अगर आप माइनिंग करना चाहते हो लाखों करोड़ों में बात करोगे आपको एक माइनिंग का फॉर्म लगाने के लिए, क्योंकि आजकल छोटे मोटे कंप्यूटर से ये काम नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, तो माइनिंग करने के दो तरीका हैं, एक सोलो है और एक पूल्ड माइनिंग है। सोलो माइनिंग अगर आपने करनी है तो यानी कि आप समझते हो कि भाई आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, आपने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर लिए, आपके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर फॉर्म लगा हुआ है जिसमें आपके हज़ारे के करीब कंप्यूटर हैं, बहुत हाई पावर की मशीनें हैं, तो आपको किसी दूसरे पावर बैंक की ज़रूरत नहीं है। आपका पावर बैंक भी मौजूद है, आपके पास किसी दूसरे कंप्यूटर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सारे काम कर सकते हो। तो आप एक सोलो माइनिंग का आप स्टैंडर्ड ले सकते हो। और अगर आप समझते हो कि नहीं यार आपने माइनिंग तो करनी है, क्योंकि माइनिंग करने के आपको पैसे मिलते हैं, तो लोग जो माइनिंग करते हैं सर्च करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते वो इस वजह से नहीं करते कि उनको माइनिंग करने के लिए हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको हार्डवेयर लगाने का पैसा है तो आप माइनिंग कर सकते हो। तो अगर आप कम रिसोर्सेज हैं आपके पास, इनके जैसे सोलो माइनिंग नहीं कर सकते, तो आप ये पूल्ड माइनिंग करोगे, यानी कि आप अपने जैसे 4-5 बंदों के साथ मिलकर, उनके पास भी छोटा फार्म हाउस वो कंप्यूटर फॉर्म लगा हुआ है, दूसरे के पास भी लगा हुआ, आपके पास भी लगा हुआ, 3-4 बंदे मिलके ये क्या करेंगे, पूल्ड माइनिंग करेंगे। ये सब क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मैं देखिए माइनिंग असल में होती क्या, माइनिंग जो है आप अगर नॉर्मल लाइफ में देखो, जिस तरह कोयले की कान से कोयला निकालना, सोने की कान से सोना निकालना, तो जनाब आपने क्या करना है, नेटवर्क से बिटकॉइन निकालना, बिटकॉइन को जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड करेंसी माइनिंग। माइनर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। ये क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। दे कंट्रीब्यूट देयर कंप्यूटिंग पावर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। अब मैं आपको पीछे वो बात समझाता हूं। मैं देखें, यहां से ये सिंपल यूजर है, मिसाल के तौर पे ये सिंपल यूजर है, सही है। इसने इस वाले यूजर से कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो जनाब ये तो सिंपल यूजर है, इसको नहीं पता पीछे क्या काम हो रहा है, इसने बस पैसे खर्चा कर दिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए, इसने इसको भेज, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगी उसको वेरीफाई कौन करेगा, ये माइनिंग नोड लगी। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 ये 4 माइनिंग नोड है। इसमें बड़ी वाली जो है सोलो माइनिंग है, एक ही बंदे का नेटवर्क है। ये वाली जो है एक बंदे का नेटवर्क है, एक बंदे का। ये तीनों ने कहा कि नहीं यार हमारे पास बड़ा नेटवर्क नहीं है, हम तीनों मिलकर काम करेंगे। इसने कहा नहीं है मेरे पास बड़ा नेटवर्क, मैं खुद अकेले माइनिंग कर लूंगा। सही है। अब इन तीनों के अंदर इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और इस बंदे ने अपना अलग सेटअप बनाया हुआ। तो इन दोनों ग्रुप के अंदर
जिसमें इसमें अकेला बंदा शामिल है, 3 बंदे शामिल हैं। जिसकी माइनिंग की पावर ज़्यादा होगी उसके पास ये ट्रांजेक्शन की डिटेल आएगी, वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वेरीफाई करेगा, हाँ भाई इसने इसके साथ जो ट्रांजेक्शन की वो सही ट्रांजेक्शन की, इसके पास इतने पैसे थे, इसके पास पहुंच गए हैं, सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। फिर ये यहाँ से डेटा पैकेट जनरेट करेगा, डेटा बॉक्स को जनरेट करेगा और तमाम के तमाम नोड्स को अपडेट ये माइनिंग नोड्स देती हैं। ये माइनिंग नोड्स से अपडेट जो तमाम के तमाम नोड्स को जाएंगे, सारा का सारा नेटवर्क अपडेट हो जाएगा। तो माइनिंग नोड का काम क्या होता है, माइनिंग करने के बाद सारी अपडेट्स निकालना, जो कि फुल नोड अपने पास अपडेट होकर रख लेती है। जबकि वॉलेट जो होता है, ये सिंपल नोड जो था 1 2 3, ये अपने पास कोई अपडेट नहीं करता। इन्होंने जो है किसी फुल नोड से अपनी सर्विसेज ली है वॉलेट की, तो ये वाली नोड जो अपडेट कर लेगी, अपने आप को अपडेट कर लेगी। तो चूंकि इससे इन चीज़ों ने सर्विस ली है, इसने तो इनके वॉलेट को भी अपडेट कर लेगी, इसके भी इनसे कुछ चार्जेस ले लेगी, या हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर दे। सही है, तो ये पूरा नेटवर्क इसी तरह काम करेगा। ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये माइनर्स काम है। अच्छा, माइनिंग वाले काम क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट देयर कंप्यूटिंग पावर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। क्योंकि हाई इस पावर की मशीन अपने पास लगाते हैं, तो हाई पावर के कॉम्प्लेक्स जो है एल्गोरिथम को अपने पास रिजॉल्व करते हैं, उनके ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं इस और इनको वेरीफाई करते हैं। दे वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड इट इनटू अ पब्लिक लेजर, और जो पब्लिक नेटवर्क है उसमें रिकॉर्ड करवाते हैं, डेटाबेस में रिकॉर्ड करवाते हैं, सबको अपडेट भेजते हैं। दे क्रिएट द ब्लॉक एंड अनाउंस इनटू द नेटवर्क, वो एक डेटा ब्लॉक बनाते हैं, सबको अपडेट करते हैं। हाँ भाई सब अपने पास वेरीफाई कर लो, जितनी भी फुल नोड है कंप्यूटर्स करने, सबके सब अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। दे आर रिवॉर्डेड विद सम कॉइन, इस काम के बदले में इनको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, और जो इनका असल टारगेट होता है इसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं, वही बिटकॉइन मिलते हैं। इन्हीं बिटकॉइन को ये फिर दोबारा सेल आउट करके वहां से पैसे कमाते हैं। तो जो छोटे माइनिंग नेटवर्क हैं जो कि शेयरिंग पे काम कर रहे होते हैं, वो एक रूम में भी लग जाते हैं, वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें भी। देखें, ये समझ लें कि एक छोटा एक माइनिंग नेटवर्क है जो कि शेयर्ड पूल में काम कर सकता है। तो यहाँ पे कई कंप्यूटिंग मशीनें आपस में लगी हुई हैं, जो कि आपस में पैरेलल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए आपस में एक दूसरे की पावर इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेटा बैंक भी चाहिए होगा, आपको जो है पावर बैंक भी चाहिए होगा, आपको एनवायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। ये कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, हमने तो पूरा अपना हॉल बना के अपना पूरा नेटवर्क बनाते हैं, ये सोलो माइनिंग कर रहे होते हैं, अकेले के पूरा काम कर रहे होते हैं ये। तो सोलो माइनिंग में और पूल माइनिंग ये फर्क है, सोलो माइनिंग में पूरा अपना नेटवर्क बना के बड़ा नेटवर्क अकेले काम कर रहा होता है, पूल माइनिंग में सब लोग आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आती है तो इनको कमाने का मौका मिलेगा या इनको कमाने का मौका मिलेगा। तो जनाब अगर इन सब की पावर जो है इस अकेले से ज़्यादा हो गई है तो इनको मौका मिल जाएगा। अगर ये अकेला ही इतना बड़ा है कि भाई ये सब वो माइनिंग कर सकता है फौरन इसकी पावर ज़्यादा है इन सब से, तो वो माइनिंग की रिक्वेस्ट के पास आ जाएगी और ये इसको रिजॉल्व करके इसके बाद जो मशीनें लगी हैं वो इसको रिजॉल्व करके ये लोग अर्निंग कर लेंगे। ओके, यानी यहाँ पे बात वही आ गई, जिसका जितनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की मशीन होगी वो उतना ज़्यादा अर्निंग करेगा। और ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन किस तरीके से होती है, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की, हाँ भाई मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है, वो रिक्वेस्ट जाएगी माइनिंग मशीन के पास, माइनिंग मशीन उसकी माइनिंग करेंगे, वहाँ से एक डेटा कोड जनरेट होगा, उसको वेरीफाई करेंगे उस माइनिंग को, वहाँ से डेटा कोड डेटा ब्लॉक जनरेट करने के बाद वो ब्लॉक जो है यहाँ पे आगे बढ़ा, वहाँ पे जो ब्लॉक जो है पूरे चेन नेटवर्क में जाके अपडेट हो गया, तमाम के तमाम नोड्स को उसने जाके अपडेट दे दिया। तो ये है माइनिंग नेटवर्क का काम। कोई भी अपडेट आती है उसको लेने, कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करने के बाद, एल्गोरिथम की मदद से उसको सॉल्व करने के बाद, उसको वेरीफाई करने के बाद उसको आगे तमाम के तमाम पूरे नेटवर्क में जितने भी बिटकॉइन का नेटवर्क है सबको अपडेट करवाता है। ये माइनिंग मशीन्स का काम है। इसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। अच्छा, वॉलेट, डिजिटल वॉलेट मैंने आपको बताया, डिजिटल वॉलेट जो होता है आम वॉलेट की तरह होता है, लेकिन ये आप किसी भी, जिसे कहते हैं कि अपना फुल नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ से परचेज करने के बाद अगर आप सिंपल यूज़र बनना चाहते हैं तो आप वॉलेट परचेज करेंगे, वहाँ से अकाउंट बना लेंगे, इसलिए फ्री वॉलेट, ये वॉलेट जो फ्री में अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने के बाद जो है वहाँ से आप सिंपल लेन देन कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप फुल नोट बन गए हैं, आपने कंप्यूटिंग मशीन अपने पास रख ली, आप फुल नोट बन गए हैं, तो आप ये वॉलेट अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपने पास खुद क्रिएट करेंगे, अपने पास खुद मेंटेन करेंगे, किसी थर्ड पार्टी पर आपको रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, वॉलेट जब क्रिएट होता है तो इसके साथ आपको एक प्राइमरी की अलॉट होती है, वो प्राइवेट की अलॉट होती है। वो प्राइवेट की जो होती है वो सिर्फ आपको पता होती है, उसी की मदद से अपने वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। उस की के पीछे आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उसके जरिए कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता, आपका स्टेटस जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता।
क्रिप्टो करेंसी के फीचर्स ये हैं कि ये डिजिटल करेंसी है, ये फिजिकल करेंसी की तरह हाथ में आपको नहीं पड़ सकती। डिजिटल करेंसी है, डिजिटल डेटा है, ये कंप्यूटर पे रहता है, नेटवर्क पे रहता है। ये इट इज स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। नॉट रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक वगैरह कोई सेंट्रल बॉडी इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। डज नॉट रिक्वायर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको बनाने के लिए नहीं चाहिए। आराम से आपको एक की मदद से अपना डिजिटल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, करोड़ों अरबों खरबों में। कोई भी नहीं चाहिए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, कोई आपसे पूछे नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बिटकॉइन का नेटवर्क वो सिर्फ अपने पास वेरीफाई करेगा, हाँ भाई इसके पास इतना था तो उसने ट्रांजेक्शन की या नहीं की, बस खत्म। कहाँ से स्टार्टिंग में आया, कहाँ से गया, किसी को नहीं पता। अच्छा, फंड ट्रांसफर आर डन विद मिनिमल प्रोसेसिंग फीस। बीच में बैंकिंग इन्वॉल्व होती थी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी, उनके टैक्सेस इन्वॉल्व हो, सब चीज़ें जान छूट गई आपकी। बिल्कुल माइनस सी फीस दे दो ट्रांजेक्शन की, फिर लाखों करोड़ों रुपये आप एक जगह से पूरी दूसरी जगह पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर दो। इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल मेमोरी। इसकी वैल्यू जो है पूरी दुनिया के अंदर बड़ी स्पीड के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने आज 5 लाख रुपए का एक कॉइन खरीदा, हो सकता है कल आप जब सो के उठो तो 30-35 हज़ार रुपये का हो जाए। ऐसा अभी तक इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया नहीं, लेकिन बहरहाल ये हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि देखें फिजिकल चीज़ नहीं, जब तक फिजिकल चीज़ ना हो तो आप उसका थोड़ी सी जिसे कहते हैं रिलायबिलिटी में थोड़ा सा उसको शक ही रहता है। ओके, पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क जो है, इसमें कोई सर्वर, सेंट्रल में सर्वर नहीं है। हर डिवाइस जो है अपना पीयर टू पीयर नेटवर्क खुद इस्टेब्लिश करती है, आपस में ट्रांजेक्शन कर लेती है, और जो माइनिंग नोड्स हैं वो आपस में इसको वेरीफाई करके पूरी फुल नोड जितनी भी सबको अपडेट कर देते हैं। एनोनिमिटी जो है, यानी आपके ट्रांजेक्शन जो होते हैं आप बिल्कुल उसमें ट्रांसपेरेंट है, तो कोई आपको पहचान नहीं सकता। ट्रांसपेरेंसी ये है कि भाई आपके पास जितने पैसा है आप उसी को खर्च कर सकते हो, उससे ना कम कर सकते हो ना उससे ज़्यादा कर सकते हो। सही है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई सब जितनी भी फुल नोड्स है सबके पास सारे का सारा डेटा मौजूद है, कोई इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकता। स्पीड यानी कि ये इस नोट के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर ट्रांजेक्शन बहुत ही स्पीड में हो जाती है। नॉर्मल बैंक से अगर ट्रांजेक्शन करो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान से आप अमेरिका भेजना चाहो तो पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तान पैसा आना जाए तब भी दिन लग जाते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन में पैसे टाइम काफ़ी लगता है, जबकि इन नेटवर्क के ऊपर ट्रांजेक्शन के में कोई टाइम नहीं लगता, मिनटों में सारे काम हो जाते हैं। ओके, ये बिटकॉइन का नेटवर्क आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये माइनिंग नोड्स होती हैं जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रही होती हैं। ये बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि भाई फिजिकल वर्ल्ड के साथ रिलेशन, अगर आपका पैसे हैं नॉर्मल फिजिकल करेंसी मौजूद है, वहाँ से आप बिटकॉइन की करेंसी ले सकते हैं यहाँ से और अपना डिजिटल वॉलेट परचेज करके आप उसमें पैसा रख के आप सेलिंग परचेजिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसको डील कर रही हैं और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ परचेजिंग की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। और वॉलेट, आप डिजिटल वॉलेट है आपका, आप इसमें पैसे रख सकते हैं, आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए आप उसको सेव करके रख सकते हैं। जब पैसे बढ़े आएंगे, जब ये कॉइन की वैल्यू बढ़ी आएगी आप उसको सेल आउट कर दिएगा। तो ये सारे के सारे इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं, ये आप डिटेल में आप उसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी कोई फीचर्स हैं, जब इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है वो इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि जब एक मतलब ट्रांजैक्शन हो गई, सारी नोड्स अपडेट हो गई हैं, पूरे नेटवर्क की नोड पूरी दुनिया में अपडेट हो गई, तो उसको रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं है। सही है, आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है, आपकी आइडेंटिटी ट्रांसपेरेंट रहती है, कोई आपको पहचान नहीं सकता। फास्ट एंड ग्लोबल, बहुत तेज ट्रांजैक्शन है, पूरी दुनिया के अंदर पॉसिबल है, मिनटों का काम है। सही है, सिक्योर्ड है क्योंकि सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारे के सारे क्रिप्टोग्राफिक के हाई लेवल के एल्गोरिथम इसमें अप्लाई होते हैं, और क्या नाम है सारी नोट्स के अपडेट होती हैं, तो कोई आपकी करेंसी इतनी आराम से चुरा नहीं सकता या उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता। सही है, परमिशन लेस है, आपको अकाउंट खोलने के लिए, पैसे भेजने के लिए, पैसे रिसीव करने के लिए किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर नहीं है, कोई परमिशन आपको ना चाहिए। अच्छा, इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि वो वोलेटाइल करेंसी है, अपनी वैल्यू जो है बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे चेंज करती है। सही है, तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, साइबर थ्रेट भी खतरा बहरहाल मौजूद है। मैंने कहा कि भाई सिक्योर सब कुछ है, लेकिन भाई 99.99999% सिक्योर सही है, लेकिन 0.0000001 चांस तो है इसका कि भाई कोई दुनिया के अंदर ऐसा बंदा हो सकता है पूरा नेटवर्क को ही हैक कर ले वो। सही है, तो भाई ये चांस मौजूद हो, जिस दिन ये हो गया तो पूरा नेटवर्क अगर हैक हो गया, उसने अपने सारे बिटकॉइन अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिए, पूरे नेटवर्क को उसने ऑल्टर कर लिया, फिर तो सबके जिसे पूरी दुनिया का दिवाला निकल जाएगा जो लोग इस नेटवर्क में मौजूद हैं इस वक्त। ओके, अच्छा, नो क्लेम, और खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो गया तो आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कोई सेंट्रल बॉडी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है। अच्छा, कैन यूज़ फॉर इलीगल वर्क, जब आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, इसको कोई आपको पहचान नहीं सकता, पैसा कहाँ से आया, आप कहाँ पे किन इलीगल कामों में इस्तेमाल करो, कोई आपको पकड़ ही नहीं सकता, किसी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, तो आप यहाँ पे इलीगल वर्क करने में आप आज़ाद हैं।
ओके जनाब, वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो अगर आप पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को, ताकि फ्यूचर में जो भी पोस्ट मैं अपलोड करूँ बाय मेल या बाय पोस्ट आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।